गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं वर्षण। वर्षण देखो बच्चों, वर्षण यानी वर्षा की जो मात्रा प्राप्त होती है उसको लेकर ही उसी संदर्भ में बात की जाएगी कि भाई क्या वर्षण होता है। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन को आप लेकर बैठ जाइए और उसकी डेफिनेशन को नोट कीजिए। लिखिए, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि में वर्षा मापी द्वारा निश्चित अवधि में वर्षा मापी द्वारा मापी गई वर्षा की कुल मात्रा इसमें हिम ओले तथा बादलों से गिरने वाली गिरने वाली बूंदें समाहित होती हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन द्वारा तरल में ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरती हैं तो इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए बच्चों, वृष्टि या वर्षण कहते हैं। देखो दोबारा इस चीज को पहले समझ लीजिए। आपको
कि भाई एक निश्चित स्थान पर, कोई भी निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि में, कि भाई एक निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि में वर्षा मापी द्वारा मापी गई वर्षा की कुल मात्रा, वर्षा मापी क्या एक यंत्र है, वर्षा मापी द्वारा मापी गई वर्षा की कुल मात्रा, इसमें क्या क्या चीज आती है, इसमें हिम, ओले तथा बादलों से गिरने वाली बूंदें सम्मिलित होती हैं। क्या सम्मिलित होती है इसके अंदर, हिम, ओले तथा बादलों से गिरने वाली बूंदें सम्मिलित होती हैं जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन द्वारा तरल में ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरती हैं, तो इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। क्लियर हुई? तो दोबारा समझ लीजिए बच्चों कि भाई एक निश्चित स्थान पर, कोई भी एक निश्चित स्थान आप मान सकते हो, एक निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि में वर्षा मापी द्वारा मापी गई वर्षा की कुल मात्रा, इसके अंतर्गत हिम, ओले तथा बादलों से गिरने वाली बूंदें सम्मिलित होती हैं जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन द्वारा तरल में ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वृष्टि कहते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। पहले वृष्टि की डेफिनेशन आपको आ जानी चाहिए, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट, रख कर दूं? हो गया? चलो आगे लिखिए, यह द्रव्य ठोस अवस्था में, द्रव्य ठोस अवस्था में होता है, द्रव्य ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है, वर्षण जब पानी के रूप में, पानी के रूप में होता है, पानी के रूप में होता है, तो इसे वर्षा कहते हैं, तो इसे वर्षा कहते हैं। ये अगर पानी के रूप में बरसे तो इसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तब वर्षण हिमकणों का रूप धारण कर लेती हैं, हिमकणों का रूप धारण कर लेती हैं, तो उसे हिमपात कहते हैं, तो उसे हिमपात कहते हैं। कि जब ये
पानी का रूप धारण करती है तो इसे वर्षा कहते हैं, और हिमकणों का रूप धारण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। वर्षण के अंतर्गत ओला, वर्षण के अंतर्गत ओला, हिम, जल तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तीनों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि तीनों चीज इसके अंतर्गत आ जाती हैं। पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आगे और चल लेते हैं कि भाई वर्षण आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई वर्षण क्या चीज होती है। अब आगे बात करते हैं कि भाई ये किस फॉर्म में होता है, या तो द्रव फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर सॉलिड एंड ठोस फॉर्म में होता है। दो अवस्था इसके अंतर्गत होती है, या तो द्रव में या फिर ठोस में। कि भाई ये द्रव या ठोस अवस्था में होता है वर्षण जब पानी के रूप में होता है, क्योंकि जब पानी यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, पानी में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? वर्षा बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? वर्षा बोलेंगे। जब ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, आज भी पता है आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उस फ्रिज का जो टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो क्या होता है? बर्फ जम जाती है, होता है ना। तो वैसे ही जब अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तब वर्षण हिमकणों का रूप धारण कर लेती है। किस चीज का रूप धारण करती है? हिमकणों का रूप धारण कर लेती है, तो उसे हिमपात कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? हिमपात। आप देखते हो ना, ओले गिरते रहते हैं, तो इसे हिमपात कहते हैं। क्लियर? वर्षण के अंतर्गत ओला, हिम, जल तीनों को सम्मिलित किया जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तीनों को सम्मिलित किया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया नोट? जल्दी से कर लीजिए बच्चों। ऊपर का कर दो थोड़ा। चलो आगे लिखिए। वर्षा से साधारण अर्थ, वर्षा का साधारण अर्थ जल वर्षा से लिया जाता है। जल वर्षा से लिया जाता है। जल वर्षा से लिया जाता है। इसके लिए दो बातों का होना, आवश्यक है। होना आवश्यक है। इसके लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, तो बच्चों दो बातों के लिए आवश्यक है। पहली जो बात है वो है वायु में पर्याप्त जलवाष्प का रहना। नंबर 1, वायु में पर्याप्त जलवाष्प का रहना। वायु में पर्याप्त जलवाष्प का रहना। क्लियर?
दूसरा पॉइंट जो है वो है ऐसे साधन का होना, ऐसे साधन का होना ऐसे साधन का होना, नीचे का रख कर दूं मैं, ऐसे साधन का होना जिससे वाष्प युक्त वायु, जिससे वाष्प युक्त वायु सम्मिलित होकर घनीभूत हो उसके। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। वर्षा का जो साधारण अर्थ है वो जल वर्षा से लिया जाता है। इसके लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहली जो बात है वो है वायु में पर्याप्त जलवाष्प का रहना, क्योंकि वायु के अंदर क्या होनी चाहिए, पर्याप्त जलवाष्प होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं ऐसे साधन का होना जिससे वाष्प युक्त वायु सम्मिलित होकर घनीभूत हो सके। ये चीज आगे नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं वर्षा के या वर्षण के प्रकारों के बारे में। तो पहले ये चीज आप लोगों की नोट हो जानी चाहिए, उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे फिर बात करते हैं प्रकारों की, वर्षा के प्रकार। कर दो रफ। आगे लिखिए वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए। देखिए पृथ्वी पर होने वाली वर्षा, पृथ्वी पर होने वाली वर्षा पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। नंबर 2 पर्वतीय वर्षा, वर्षा। और नंबर 3 चक्रवातीय वर्षा। तो 3 प्रकारों में बांटते हैं क्योंकि पृथ्वी के होने वाली जो वर्षा है उसको उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा और तीसरी चक्रवातीय वर्षा। ये 3 प्रकार है, इनके अंतर्गत इसको बांटा जाता है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद पर वर्षा के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले संवहनीय वर्षा की बात करते हैं। उससे पहले ये चीज आप लोगों की नोट हो जानी चाहिए। क्लियर? क्लियर बच्चों? ओके। तो पहली वर्षा की हम बात कर लेते हैं, संवहनीय वर्षा। सबसे पहली वर्षा लिखिए
संवहनीय वर्षा। नंबर 1 संवहनीय वर्षा। हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए यहां वर्षा मुख्यतः, यहां वर्षा मुख्यतः विषुवत-रेखीय प्रदेशों, विषुवत-रेखीय प्रदेशों, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में नियमित रूप से दोपहर के बाद होती हैं, दोपहर के बाद होती हैं, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ने के कारण, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ने के कारण, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं और साथ ही समुद्र का जल समुद्र का जल तेजी से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर तेजी से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर जाने लगता है, यही संवहनीय वर्षा है, यही संवहनीय वर्षा है या संवहन कहलाती है। क्लियर? जो संवहनीय वर्षा को समझिए वापस। भी यहां जो वर्षा है मुख्यतः विषुवत-रेखीय, समझते हो सारे? इक्वेटर, कहां की बात कर रहे हैं? इक्वेटर की बात कर रहे हैं कि यहां वर्षा मुख्यतः विषुवत-रेखीय प्रदेशों में नियमित रूप से दोपहर के बाद होती है। नियमित रूप से किसके बाद? दोपहर के बाद होती है, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है। वायु गर्म होकर कहां उड़ती है? ऊपर की ओर उड़ती है और साथ ही समुद्र का जल तेजी से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर जाने लगता है और यही संवहन कहलाता है, यही संवहनीय वर्षा इसके द्वारा ही होती है। दोबारा इस चीज को समझना कि यहाँ वर्षा मुख्यतः विषुवत-रेखीय प्रदेश में नियमित रूप से दोपहर के बाद होती है, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। कहां होती है? ऊपर की ओर
उठने लगती हैं और साथ ही समुद्र का जल तेजी से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर जाने लगता है। यही सेवनीय वर्षा है। तो नोट कीजिए सबसे पहले वर्षा के टाइप को। नंबर 1 टाइप सेवनीय वर्षा। नंबर 1 नोट कर लीजिए, सेवनीय वर्षा। क्लियर हो गया नोट। अब बात करते हैं दूसरी वर्षा की, पर्वतीय वर्षा की। उससे पहले ये चीज नोट हो जानी चाहिए बच्चों। पर्वतीय वर्षा कब कर लो? दो नंबर हेडिंग डाल लीजिए, पर्वतीय वर्षा। दो नंबर हेडिंग डाल लीजिए। नंबर 2 पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा की बात कर रहे हैं? पर्वतीय वर्षा की बात कर रहे हैं। लिखिए इसे धरातलीय वर्षा भी, इसे धरातलीय वर्षा भी कहते हैं। इसे धरातलीय वर्षा भी कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा विश्व में सर्वाधिक होती है। पर्वतीय वर्षा विश्व में सर्वाधिक होती है। विश्व में सर्वाधिक होती है, जिसमें वाष्प से भरी वायु को, जिसमें वाष्प से भरी वायु को, वाष्प से भरी वायु को पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे ऊपर उठकर, पर्वत के सहारे ऊपर उठकर ठंडा होना पड़ता है। ठंडा होना पड़ता है। सहारे ऊपर उठकर ठंडा होना पड़ता है। ठंडी होकर वायु, ठंडी होकर वायु घनीभूत हो जाती है। घनीभूत हो जाती है। ठंडी होकर वायु घनीभूत हो जाती है और वर्षा होने लगती है। और वर्षा होने लगती है। वर्षा होने लगती है। यह वायु पर्वतों की रुकावट के कारण, यह वायु पर्वतों की रुकावट के कारण, यह वायु पर्वतों की रुकावट के कारण, यह वायु पर्वतों की रुकावट के कारण ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तथा
ठंडी होकर तथा ठंडी होकर वर्षा करती हैं, वर्षा करती हैं, ठंडी होकर वर्षा करती हैं। क्लियर? पर्वतीय वर्षा, देखो बेटा इस चीज को समझ लो कि भाई इसे धरातलीय वर्षा भी हम कहते हैं। और पर्वतीय वर्षा विश्व में सबसे ज्यादा होती है जिसमें वाष्प से भरी वायु को पर्वत के सारे ऊपर चढ़ते हुए ऊपर ठंडा होना पड़ता है। क्योंकि ऊपर जैसे जाते टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठंडी होती जाती है या ठंडा होना पड़ता है। ठंडी होकर वायु घनीभूत हो जाती है और वर्षा होने लगती है। यह वायु पर्वतों की रुकावट के कारण ऊपर उड़ती है तथा ठंडा होकर वर्षा करती है। क्योंकि आप लोग समझते होंगे कि जितने भी जो पर्वतीय एरिया है उन पर्वतीय एरिया की तरफ वायु चलती है और वायु चलकर उस पर्वत से टकराकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होता है, आप सभी को पता है कि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है और वायु क्या हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। और जब तक बादल, आप सभी को पता है, ठंडे नहीं होते तब तक बरसते नहीं है। तो बादल ऊपर जाकर बादल घनीभूत हो जाते हैं और फिर वहां पर क्या करने लगते हैं, बादल ठंडे होने के बाद वर्षा कर देते हैं। तो ये बात हुई अपनी दूसरी वर्षा की। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसी के साथ आप लोग प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़े रहिए और साथ साथ अपने नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते रहिए। इसके सेकंड पार्ट में आगे की बात हम कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलते हैं। मैं मोहित वर्मा आपसे इजाजत चाहता हूँ। ओके।